In the last lecture, we have discussed high output heart failure, that was abbreviated as HOHF, high output heart failure. So this was last topic. Now topic of discussion is low output heart failure, that is abbreviated as LOHF. अच्छा जी, इस हार्ट फेलियर में क्या होगा, आपका जो हार्ट है लेस कार्डिक आउटपुट एग्जर्ट करेगा, इजेक्ट करेगा। ओके अब जी मैं किसी भी टाइप ऑफ हार्ट फेलियर की बात करूं, दैट इज़ ऑलवेज अ सिंड्रोम। मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ लो आउटपुट हार्ट फेलियर, दिस इज़ आल्सो क्लिनिकल सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज़ सिंड्रोम, भाई आप पैथोलॉजी के स्टार्ट में ही पढ़ चुके हो डेफिनेशंस में कि दिस इज़ बेसिकली आपके सिंड्रोम रिप्रेजेंट क्या करता है। सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट अकर टुगेदर, ढेर सारे सिम्टम्स आपको अपेयर होंगे, इस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को आप क्या कहोगे, दैट विल बी अ सिंड्रोम, दैट इज़ अ बिगर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अच्छा अब मैं हार्ट फेलियर की बात करूँ, डेफिनेटली इसमें भी डिफरेंट सिम्टम्स आपको एक साथ अपेयर होंगे। मेरे पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफिंग होगी, आगे जाके ऑर्गन फेलियर होगा, उससे रिलेटेड डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे, तो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो बच्चों अब क्या होगा इस हार्ट फेलियर में, या अल्टीमेटली किसी भी मैं हार्ट फेलियर की बात करूँ, जो भी टाइप हम लोग स्टडी करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ ब्लड टू दी ऑर्गन। ठीक है, तो क्यों ऑर्गन्स को लेस ब्लड सप्लाई की, क्योंकि हार्ट की तरफ से कार्डियक आउटपुट कम निकला। ठीक है, देयर वाज लेस कार्डियक आउटपुट फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, कम निकला आउटपुट, जिसकी वजह से ऑर्गन हाइपो परफ्यूजन होगी, ऑर्गन्स को हाइपो मीन्स लेस परफ्यूजन मिली, लेस सप्लाई ऑफ ब्लड मिला। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम मिली, आपके ब्लड कम मिला अगर आपके ऑर्गन्स को, इट मीन्स ऑक्सीजन कम मिली, ब्लड फ्लो कम मिला। यू नो कि पर्टिकुलरली इसके लिए साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या थी, दैट वाज इस्कीमिया। सो भी इस्कीमिया हुआ, लेस ऑक्सीजन मिली तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, देयर विल बी हाइपोक्सिया। और ये वो टर्मिनोलॉजी है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ टिश्यू हाइपोक्सिया। तो भाई इस स्टेज पे आके हो गया जी टिश्यू हाइपोक्सिया। चले हम कहाँ से, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दी लो आउटपुट हार्ट फेलियर, जिसमें क्या हुआ कि कार्डियक आउटपुट हार्ट से कम निकला, जिसकी वजह से ऑर्गन्स को प्रॉपरली परफ्यूजन नहीं हुई। क्या हुआ, ऑर्गन्स को लेस ब्लड का फ्लो गया, इस्कीमिया हो गया, ऑक्सीजन की कम ब्लड सप्लाई गई, सो यू कैन से कि हाइपोक्सिया हो गया। ठीक है जी, अब भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट फैक्टर्स दैट विल रिजल्ट इन लो आउटपुट हार्ट फेलियर। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी फेलियर। मेरा हार्ट है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, अगर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी लेस कार्डियक आउटपुट। और इससे रिलेटेड बच्चों हम लोग पढ़ेंगे दो फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में हम दो तरह के डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, देन वी विल डिस्कस इनफिल्ट्रेटिव कार्डिक मायोपैथीज़। अच्छा, इनफिल्ट्रेटिव डिजीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, वो फैक्टर्स जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देंगे। ड्रग्स हो सकती हैं, आपने कोई ड्रग्स ली, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स लिए जिन्होंने हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर दिया, आपने आइनोट्रोपिक एजेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा डोज में ले लिए, उन्होंने टॉक्सिसिटी कॉज की, जिसकी वजह से जी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। एसिडोसिस कैसे कॉन्ट्रैक्शन कम करेगी, वी विल डिस्कस दिस आल्सो जी। उसके बाद जी अल्कोहल कैसे कॉन्ट्रैक्शन कम करेगी, दिस इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जी। सबसे पहले फैक्टर जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम करेंगे उसको हमने डिवाइड कर दिया इंटू टू ग्रुप्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक के हार्ट के अंदर ही कोई डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से हार्ट का आउटपुट कम हो गया। एक्सट्रिंसिक फैक्टर, आपने बाहर से कोई ऐसा एजेंट लिया या कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा था जिसने क्या किया कि जी पेशेंट के हार्ट का आउटपुट कम कर दिया। ओके, अच्छा फिर वी विल डिस्कस प्रीलोड में वी आर गोइंग टू डिस्कस दी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ेज़ जो कि कार्डिक आउटपुट को कम कर देंगी। इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन एंड एओर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन। अच्छा, रीगर्जिटेशन ये टर्म है जो हम पिछले शायद प्रीवियसली
लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की है आपने। अच्छा, लेकिन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। देन वी विल डिस्कस आफ्टर लोड पे क्या इफ़ेक्ट्स आए, आफ्टर लोड पे क्या हो, किस किस्म के चेंजेस आए तो आउटपुट कम होगा। इसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एओर्टिक वाल्व स्टीनोसिस की टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन दोबारा डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जिसको HOCM से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये कैसे कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, वी विल आल्सो डिस्कस दिस। फिर भी अब कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्ट के रेट को और हार्ट के रिदम को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाएगा। इसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेयर ब्रेडिकार्डिया, वी विल डिस्कस वेयर टेकिकार्डिया। इसके अंदर वी विल आल्सो डिस्कस सिस्टली, डायस्टली। तो ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो लो कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा भाई, पहला फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी फेलियर, ठीक है। और इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रिंसिक फैक्टर्स। वो कौन से इंट्रिंसिक फैक्टर हैं जो कि हार्ट के आउटपुट को कम कर देंगे एंड दे विल रिजल्ट इन द लो आउटपुट हार्ट फेलियर। सो बच्चों, इसमें फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस IHD, दैट इज़ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का दूसरा नाम क्या है? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको CAD से भी एब्रीविएट करते हैं। देन यू हैव द कार्डियक हार्ट डिजीज़, यू कैन ऑल्सो कॉल IHD एज कार्डियक हार्ट डिजीज़, दैट इज़ CHD। और तीसरा नाम क्या है आपके पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का? दैट इज़ मायोकार्डियल इस्कीमिया। ओके जी, अब जी पेशेंट का क्या हुआ कि हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट आने वाला है। कैसा डिफेक्ट आने वाला है जिसकी वजह से आउटपुट कम होगा? वी विल डिस्कस दिस। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होगा कि आपके हार्ट को इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया मीन्स आपके हार्ट को कम ब्लड मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि ज़ाहिर उसकी न्यूट्रिशन डिमांड पूरी नहीं होगी, एनर्जी प्रोडक्शन पूरी नहीं होगी। सो कॉन्ट्रैक्शन भी अल्टीमेटली अफेक्ट होने वाली है, तो कार्डियक आउटपुट होगा कम, ठीक है। अब इस डिज़ीज़ में बेसिकली हो क्या जाएगा? देयर विल बी एन इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किसके दरमियान होगा? देखो, प्रॉपर कार्डियक ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, हार्ट इज़ नॉट गेटिंग सफिशेंट परफ्यूजन, प्रॉपर उसको ब्लड नहीं जा रहा। प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा मीन्स मायोकार्डियम, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं जा रही। सो देयर विल बी एन इम्बैलेंस बिटवीन द ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन, या ब्लड सप्लाई कह लो या ऑक्सीजन कह लो, ब्लड सप्लाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो देयर इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। भाई ब्लड ही नहीं मिला तो हार्ट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करनी है? नहीं कर सकेगा। अब भाई ये हार्ट को ब्लड नहीं मिला, कैसे नहीं मिला? वी विल डिस्कस दिस। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस डिटेल एक चीज़ मेमोराइज़ कर लो कि आपके पास हार्ट के सेल्स हैं, देज आर मायोसाइट्स। मायोसाइट्स के अंदर सेल है ना, यू हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी हाउस आपके सेल का कौन सा ऑर्गेनल है? दैट इज़ बेसिकली दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल्स परफॉर्म हो रही हैं? डिफरेंट साइकिल्स परफॉर्म हो रही हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल दैट आर जनरेटिंग दी energy, that is producing the energy, and this energy is required by the heart, that is the myocardial oxidative phosphorylation। ये वो प्रोसेस है जो हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि हार्ट जी प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करे और कार्डियक आउटपुट बढ़ाए। लेकिन अब होने क्या वाला है, कुछ डिफरेंट इंट्रिंसिक फैक्टर्स, हार्ट के अंदर से कुछ ऐसे फैक्टर्स ओरिजिनेट होंगे जो हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि इस्कीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी जनरेट नहीं करेगा। ओके, सो भी अब जी इटियोलॉजी क्या है इसकी, ये हम लोगों ने करना है डिस्कस। अच्छा, इटियोलॉजी में जाने से पहले थोड़ी सी फिजियोलॉजी रिवाइज करो। हार्ट को आपके ब्लड की सप्लाई जा कैसे रही है? सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरीज़ भी कौन सी आर्टरीज़ हैं? कॉरोनरी आर्टरीज़। भी कॉरोनरी आर्टरीज़ ऐसी वेसल्स हैं जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रही हैं।
अब ये कॉरोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं? डेफिनेटली बच्चों ये कॉरोनरी आर्टरीज आर ओरिजिनेटिंग, वेरी टू इंपॉर्टेंट कॉरोनरी आर्टरीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द एओर्टा। एओर्टा की बेस से दो इंपॉर्टेंट कॉरोनरी आर्टरीज अराइज हो रही हैं, राइट आर्टरी एंड द लेफ्ट आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट एंड द राइट आर्टरी। ये आर्टरीज फर्दर डिवाइड कर जाती हैं, ब्रांच्ड कर जाती हैं इनटू स्मॉलर आर्टरीज। डिवाइड करके जी आर्टरीज निकली, आगे डिवाइड होकर इन्होंने छोटी छोटी आर्टरीज बना दी। अब ये छोटी छोटी आर्टरीज क्या करेंगी? हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को अपने ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करेंगे? ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू कैसे करेंगे भी? आपको पता है यू हैव ब्लड, ब्लड में यू हैव आरबीसीज, आरबीसीज में यू हैव हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड कर लेगी ऑक्सीजन को। सो ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड की सप्लाई हार्ट को होगी विद द हेल्प ऑफ द कॉरोनरी आर्टरीज। अब जी हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को, फॉर एग्जांपल एट्रिया को, वेंट्रिकल्स को, एसए नोड को, एवी नोड को जी ब्लड की प्रॉपर सप्लाई मिल गई, ताकि हार्ट जो है कि प्रॉपर काम करे, प्रॉपरली कंट्रैक्ट करें, ऐसे एवी नोड इम्पल्सेस जनरेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके और कार्डियक आउटपुट अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिमांड निकल सके। लेकिन जी अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये ब्लड सप्लाई इफ़ेक्ट कैसे हुई, इफ़ेक्ट कैसे हुई, ये ब्लड सप्लाई अफेक्ट कैसे हुई। आई विल से अफेक्ट, ठीक है, बुरा असर, अफेक्ट कैसे हुई। अच्छा, इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग असरअंदाज किया। इन पैथोलॉजी बैड असरात के लिए जो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ दैट इज़ इफ़ेक्ट, ए। अच्छा जी, अब जी कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ब्लड सप्लाई को अफेक्ट किया? अच्छा जी, यानी कि मैं पढ़ने जा रही हूँ एटियोलॉजी। आई एम गोइंग टू स्टडी द कॉज एंड द रिस्क फैक्टर दैट विल रिजल्ट इन द इस्कीमिया। भाई वो रिस्क फैक्टर्स या वो कॉजेज़ कौन से हैं? अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता है हम कहते हैं ना चिकनाई ज़्यादा नहीं खानी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट डिपॉजिट कर जाएगा आपकी आर्टरीज़ के अंदर। अच्छा, फैट डिपॉजिट कर जाएगा आर्टरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से आपके हार्ट तक ब्लड नहीं जाएगा, आपके ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं जाएगा। तो ये फर्स्ट रीज़न है जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इन रीज़न्स को, इस एटियोलॉजी को दो मेन हेडिंग्स में डिवाइड कर लो। अच्छा, 90% फर्स्ट रीज़न, 90% ऑफ केसेस में बच्चों क्या होता है कि देर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दीज कॉरोनरी आर्टरीज़। ये जो मैंने अभी आपको कॉरोनरी आर्टरीज़ बताई हैं इनमें आ जाएगी ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, इन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, कोई गुड टर्मिनोलॉजी तो मैंने यूज़ करनी है ना। आई विल कॉल दिस एज ऑब्स्ट्रक्टिव एथीरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज़, यानी कि वेसल्स में एथीरोस्क्लेरोसिस होगी। एथीरोस्क्लेरोसिस इज़ अ प्रोसेस in which there is build up of the plaque in the vessels. ओके, अच्छा, इसी डिजीज़ का, इसी कंडीशन का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव कॉरोनरी आर्टरी। क्योंकि मैं आर्टरीज़ को डिस्कस कर रही हूँ तो मैं आपको बताने जा रही हूँ आर्टरीज़ में एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। अब क्या होगा जी, जब एथीरोस्क्लेरोसिस होगी, एथीरोस्क्लेरोसिस क्या है? देयर इज़ बिल्ड अप ऑफ प्लेक। बिल्डअप ऑफ प्लेक इज़ अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस होगी आपकी कॉरोनरी आर्टरीज़ में। जब फैट बिल्डअप कर गया आपके कॉरोनरी आर्टरीज़ में, अब इससे क्या होगा, आपकी जो अब ग्रेजुअली फैट बिल्डअप करता जा रहा है। इस बिल्डअप से क्या होगा बच्चों के, देर आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो नैरो होना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि बिल्कुल क्लोज हो जाएं, तो इससे क्या होगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इस्कीमिया हो जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। जब इस्कीमिया होगा, हार्ट को ब्लड नहीं जा रहा, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली आगे जाके क्या होने वाला है कि हार्ट के सेल्स की डेथ होने वाली है। सेल्स ही नहीं होंगी तो कंट्रैक्शन कौन करेगा, कार्डियक आउटपुट कहाँ से आएगा बाहर। अच्छा, ये 90% केसेस में था कि एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। अच्छा, अब रिमेनिंग 10% क्या चांसेस हैं? ठीक है, इसको 10% ज़रूरी नहीं है 10% हो सकता है किसी एक पेशेंट में ये रीज़न 90% वाज, इस रीज़न के 90% चांसेस थे कि इसकी वजह से आउटपुट कम हुआ। अच्छा, लिखने के 90% कॉमनली ये देखा गया कि एथीरोस्क्लेरोसिस होती है। अच्छा, बकाया पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि भी आपको पता है कि आपके वेसल्स आर मेड अप ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करते हैं। अच्छा जी, क्या जनरेट करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है? वेज़ो डायलेशन करना, वेसल्स को डायलेट करना ताकि ब्लड जो है वो जाए,
प्रॉपरली फ्लो करे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए। अगर तो जी एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो गया, किस किस्म का डिसफंक्शन हो गया कि आपके एंडोथीलियल सेल्स ने नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाई या इतनी क्वांटिटी में बनाई दैट वाज नॉट सफिशेंट टू कॉज एनफ वेजोडाइलेशन, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्टिविटी बायो एक्टिविटी डिमिनिश्ड हो गई, तो भाई इससे भी क्या होगा, अब डायलेशन नहीं हो रही, ठीक है, डायलेशन नहीं हो रही, तो मीन्स वेसल्स आर इन दी कंस्ट्रिक्टेड स्टेट, जो कंस्ट्रिक्टर्स हैं वो आर प्रोमिनेंट और डायलेटर जो हैं वो डाउन चलेगी, तो अब कंस्ट्रिक्शन इज़ प्रोमिनेंट। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एटीपी नहीं बनेगी और सेल्स की वैसे भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करो कि अक्सर कंडीशंस में क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज सांस चढ़ जाता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि वी नीड मोर वेसोडाइलेशन, कोरोनरी आर्टरीज़ की ज़्यादा डायलेशन चाहिए, लेकिन जी आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं वो लेस अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एनफ के उस लेवल की वेसोडाइलेशन करवा सके, उतना ब्लड सप्लाई कर सके जितना हमें रिक्वायर्ड है। एक्सरसाइज में ऐसा देखा गया, मेंटल स्ट्रेस में देखा गया। सो एक्सरसाइज और मेंटल स्ट्रेस दो ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर कोरोनरी ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्टिविटी उस लेवल पे नहीं रहती जिस लेवल पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। अक्सर लोगों को सुना है ना कि स्ट्रेस हुआ और उनकी जी कोई अच्छी खबर ना सुनी तो एकदम उनकी तबीयत ख़राब होगी और सांस चढ़ने लगा, बेहोश हो गए, तो ये सारी कंडीशन है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। अब इस डिटेल के ऊपर फ़िलहाल नहीं आ रहे। सो क्या हुआ, अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। पहली पॉसिबिलिटी थी ये थीरोस्क्लेरोसिस होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि एंडोथेलियल सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे थे, नाइट्रिक ऑक्साइड की, या तो उसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन कम थी। अच्छा, सेकंड क्या है कि हो सकता है कि जी इन्फ्लेमेशन होगी, आर्टरीज़ में होगी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हुआ कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ गई, वेसल्स होगी लीकी, तो डेफिनेटली जब वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो जाए, डिफरेंट आपके जी जो डिफेंसिव सेल्स हैं वो साइड पे पहुंच जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स पहुंच जाते हैं, मैक्रोफेजेस पहुंच जाते हैं, वेस्कुलर रीमॉडलिंग होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे जी जो हेल्दी वेस्कुलर सेल्स हैं उनकी भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, बजाय कि खाली बैक्टीरिया को अफेक्ट करें। आपने पढ़ा था ना कि आपके न्यूट्रोफिल्स और डिफरेंट जो डिफेंसिव सेल्स हैं, प्रोटीएसेस, साइटोकाइंस, डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे जो आपके हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रक्ट कर देंगे। तो भाई ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करेंगे कि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे कम कर देंगे, सबसे पहली बात जी थी ब्लड नहीं गया तो ब्लड में से ऑक्सीजन नहीं गई। अच्छा भी अब रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो से क्या हुआ कि देयर विल बी द लॉस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, मायोकार्डियल टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू होगी। अच्छा जी, डेथ होना शुरू होगी, ये एक आपके पास रीज़न आ गई, ठीक है। और दूसरी रीज़न आपके पास, अच्छा अगर इसी रीज़न को लेके चलते हैं, मायोकार्डियल टिश्यूज़ की मायोसाइट्स की डेथ होना शुरू होगी, सेल्स का काउंट कम होता गया, सेल्स ने क्या करना था, कॉन्ट्रैक्शन करनी थी, अब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं हुई तो कार्डिक आउटपुट कम हुआ, सो इट मीन्स पेशेंट को क्या हो गया, लो आउटपुट हार्ट फेलियर। सो दिस वाज लो आउटपुट हार्ट फेलियर,